नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग वेस्ट बंगाल के बाद अब तमिलनाडु की बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि इस समय 3 राज्यों के चुनाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन इम्पॉर्टेंट चुनाव में वेस्ट बंगाल आता है, तमिलनाडु आता है और केरला आता है। ये तीनों ही राज्य बिगड़े हुए राज्य कहे जाते हैं, जहाँ डेमोग्राफी का एक बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बाद अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कोई स्टेट माने जा रहे हैं तो उनमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला माना जाता है। केरला में वो कन्वर्जन का मामला हमने देखा। तमिलनाडु में मंदिरों को ख़त्म करने का, हिंदू जाति को नपुंसक बता देना, एड्स, HIV बता देना, ये सब चल रहा है। यानी कि हिंदू वहाँ से, उनका विचार ये है कि वो तमिलनाडु से परिवर्तन करना शुरू करेंगे और भारत को ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। एक जुगत ये चल रही है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि भारत को ईसाई राज्य बनाना है। ईसाई राज्य बनाने के लिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट चुना था। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन करवाए, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है। परिवर्तन के लिए, ईसाई राज्य बनाने के लिए तमिलनाडु और केरला चुना। पहले उन्होंने केरला चुना, केरला में सही साठ परिवर्तन कर लिया, फिर उन्होंने तमिलनाडु चुना। तमिलनाडु के अलावा पूरा, हालांकि चलता पूरे देश में है, लेकिन तमिलनाडु जहां सरकारें वैसी बैठ जाती हैं। तमिलनाडु में सरकार का मुखिया स्वयं उसी रिलीजन को फॉलो करने वाला है, इसलिए वो और उनका बेटा, हालांकि करुणानिधि नाम उनके पिता ने रखा था, पिता का नाम उनके पिता ने करुणानिधि रखा था। रामायण में कई बार करुणानिधि भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब परिवर्तन तो परिवर्तन है, या तो हम सहेज नहीं पाए या फिर वो परिवर्तन करवाने में सफल हो गए, जो भी हुआ हो। लेकिन जब मंदिरों को समाप्त करने की पूरी जुगत चल रही हो, मंदिरों की ज़मीनों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में अक्सर केसेस आ रहे हो, तब राज्यपाल की भूमिका वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज 3 इकट्ठे डेवलपमेंट हुए। चुनाव आयोग ने कुछ बड़े डिसीजन लिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आया और स्टालिन ने अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें लेनी शुरू करी। हालांकि वो उनके पुराने एजेंडे हैं, लेकिन अभी तत्काल उन्होंने शुरू की आज से। पहला प्रश्न जब गवर्नर की पावर का आता है तो हम सब जानते हैं RN रवि साहब वहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने 10 बिल रोक लिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 बिलों को हरी झंडी दे दी थी। उसके बाद राष्ट्रपति एक्टिव हुई थी और ऑनरेबल राष्ट्रपति ने फिर वो 5 जजेस की बेंच भेजा था और 5 जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है, वो ओवर रीच है। हालांकि वो जज साहब जिन्होंने डिसीजन दिया था वो लंबे समय के लिए चीफ जस्टिस रहने वाले हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नर, नया गवर्नर RN रवि साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया बंगाल में, तो अब जो नए गवर्नर आए हैं उनकी पावर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि जब रिमिशन का मामला, पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में जाती है तो अपने लोगों को जो जेल में होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करती है और उनको छोड़ती है। ये पावर, रिमिशन की पावर गवर्नर के पास होती है, लेकिन गवर्नर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बंधा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के साथ वो ही बंधा हुआ है, रिमिशन के मामले में वो अपनी ओन डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकता है। कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार ने निर्णय लिया होगा, गवर्नर ने वो रोक दिया, गवर्नर ने वो कहने से मना कर दिया। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला गया। मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि गवर्नर इज बाउंड बाय दी रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हालांकि पहले भी आंध्र प्रदेश का एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल करना दुरुपयोग है, राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये मामला गुजरात वाले मामले में भी गया था, बिल्किस बानो में, जिसमें गवर्नर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए छोड़ दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा अंदर कर दिया और ये कहा कि गवर्नर से मतलब है राज्य सरकार इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हालांकि तमिलनाडु के मामले में अभी वो सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं आया है। वो मामला मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है और कहा है कि गवर्नर रिमिशन की पावर, यानी कि छोड़ने की, सजा कम करने की पावर भी राज्य सरकार के साथ ही इस्तेमाल कर सकता है, राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर ही इस्तेमाल कर सकता है। मैंने आपको 2 पहले इलस्ट्रेशन बताए जिनमें सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मिसयूज नहीं किया जा सकता। अब गवर्नर कह रहा है मिसयूज है, राज्य सरकार कह रही नहीं हमारे कार्यकर्ता हैं या फिर हम उनको छोड़ना चाहते हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट आएगा, तब आगे डिसाइड होगा। दूसरा मामला जो इलेक्शन कमीशन का है, हम सब जानते हैं बंगाल में लगातार इलेक्शन कमीशन की रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन तमिलनाडु की रिपोर्टें थोड़ी कम आ रही हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है तमिलनाडु में तमिलनाडु में चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा। आज तमिलनाडु के डीजीपी को बदल दिया। डीजीपी उन्होंने जो ट्रेनिंग हुआ करते थे उनको वहाँ पर फिर से बैठा दिया है, हेड ऑफ पुलिस फोर्सेस बना दिया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसएसपी या फिर एसपी रैंक के अधिकारी, कमिश्नर रैंक के अधिकारी या तो उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है या फिर उनके ट्रांसफ़र दूसरे प्रदेशों में कर दिए गए हैं। और इधर बंगाल से बहुत बड़े अधिकारियों की बड़ी संख्या तमिलनाडु में भेज दी गई है और तमिलनाडु के अधिकारियों की संख्या दूसरे राज्यों में भेज दी गई। ये इलेक्शन कमीशन ने अपना डिसीजन लिया है और इलेक्शन कमीशन अब पूरी मशीनरी को अपने हाथ में तमिलनाडु में डीजीपी उन्होंने अपना बिठाने का मतलब बिल्कुल साफ है। ये पूरी मशीनरी तमिलनाडु की इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बंगाल में है। तीसरा बड़ा निर्णय यह आया कि एनसीईआरटी ने यानी कि सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला आज नोटिफिकेशन कर दिया कि 3 भाषाएं सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। 3 भाषाओं का मतलब था, एक तो आपकी नेटिव भाषा होगी, एक आप अंग्रेजी रख सकते हैं, एक कोई भारत की दूसरी क्षेत्रीय भाषा। अब इसमें तो कोई बुराई नहीं है, भारत में 22 भाषाएं रिकॉग्नाइज्ड हैं, 22 में से 2 आप पढ़ाइए, एक अपनी लोकल पढ़ाइए, एक और पढ़ाइए, कोई एक दक्षिण की पढ़ाइए या कहीं की पढ़ाइए, और आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं अंग्रेजी पढ़ाइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तमिलनाडु लगातार इस बात का विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि पेरियार के समय से ये चल रहा है। तमिलनाडु का कहना ये है कि तमिलनाडु में हिंदी इम्पोज की जा रही है, हिंदी जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है तमिलनाडु में। ये राज्य सरकार के खिलाफ या हमारी भाषा के खिलाफ हिंदी का इनडायरेक्ट वे में सीधा कुठाराघात है। इनडायरेक्ट सीधा कुठाराघात से स्टालिन ने मतलब निकाला, अपने पब्लिक स्पीच पे कहा कि तमिलनाडु को हिंदी भाषी राज्य बनाना केंद्र सरकार चाहती, इसलिए सीबीएसई ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है या जो सर्कुलर जारी किया है वो सर्कुलर हमारे राज्य को तमिल भाषा से हिंदी भाषा में ले जाने वाला बना रहा है। मैं कहता हूं कि अगर 3 भाषाओं की बात आती है और ये कहा गया है कि अनुसूची में से 2 भाषाएं आप चुन लीजिए, डबल लैंग्वेज चुन लीजिए, तो एक आप तमिल रखिए, आपको लगता है तो दूसरी मलयालम रखिए, आपको लगता है तो दूसरी आप उड़िया रखिए, आपको ये भी लगता है कि नहीं उड़िया भी ठीक नहीं होगी तो आप बंगाली रख सकते हैं, आप पंजाबी रख सकते हैं। आपको किसने कहा कि आप हिंदी भाषा ही रखें? लेकिन तमिलनाडु में बड़ी डिमांड हिंदी भाषा की है। जब स्टालिन ने ये सब करना शुरू किया था तभी तमिलनाडु के व्यापारियों ने स्टालिन को पत्र लिखने शुरू कर दिए थे और व्यापारियों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं, हमको एम्प्लॉई चाहिए होते हैं, साउथ इंडिया के या मद्रास के या तमिलनाडु के जो कर्मचारी हैं वो अंग्रेजी और वो तो जानते हैं, तमिल तो जानते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे एम्प्लॉयमेंट पर फ़र्क पड़ता है और हम पूरे देश में चूँकि काम करते हैं इसलिए हमें हिंदी भाषी जानने वाले लोग चाहिए होते हैं। इसलिए उन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से कहा था कि हिंदी भाषियों में आप लगातार कोशिश करिए कि हिंदी भाषा यहाँ की एक नेटिव भाषा बने, क्योंकि हिंदी 10 से ज़्यादा राज्यों में सीधी बोली जाती है और 10 से ज़्यादा राज्यों में अगर हिंदी सीधी बोली जाती है और उसके लगे हुए 3-4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी या 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी सेकंड लैंग्वेज है, तो देश में कुल मिलाकर 17 या 18 ऐसे प्रदेश हैं बड़े जिसमें हिंदी या तो पहली लैंग्वेज है या फिर दूसरी लैंग्वेज है। ऐसी परिस्थिति में अगर हिंदी जानने वाले लोग मद्रास में होंगे, हिंदी जानने वाले लोग अगर तमिलनाडु में होंगे तो वो ऐसे 18 राज्यों में काम कर सकते हैं। बात तो उनकी जेन्युइन थी, लेकिन स्टालिन को ना तो हिंदू अच्छा लगता है ना हिंदी, हाँ शब्द से ही नफरत है, ना हिंदी ना हिंदू ना हिंदुस्तानी, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना उनको हिंदू मंदिर अच्छे लगते हैं, इसलिए वो पूरी मुहिम पर हैं। अब तमिलनाडु कैसे तय करेगा? तमिलनाडु को तय करना है कि वाकई में उनको ईसाई राज्य की तरफ जाना है, हिंदू विरोधी शासन चलाना है, हिंदी विरोधी शासन चलाना है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करनी हैं, या राष्ट्र की मेन स्ट्रीम से उनको अलग जाना है। ऐसा तमिलनाडु के लोग तय करेंगे, तभी वहाँ वोट इन्हीं आधारों पर पड़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। लेकिन अभी तमिलनाडु में वो सारे काम हो रहे हैं जो कि वेस्ट बंगाल में हो रहे थे। पूरी शक्ति के साथ तमिलनाडु में चुनाव का आगाज हो चुका है, एक ही चरण में वहाँ पर चुनाव है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अपडेट हमारे सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। बाकी आप क्या सोचते हैं आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।